इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे। उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द हैं, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। तो इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है। तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है। उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहाँ जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती है, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, हाँ, उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को। तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं, जो बाकी भी बिल्डिंग्स जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे। ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना। डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने। तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं, ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके। शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ।
یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ اب تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، اس کا تو اس ساری میں بدنیتی ہے، یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں۔ جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے۔ تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں، اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے۔ جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی۔ آج حقیقی آزادی، یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا۔ لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ٹیئر گیس لیتے ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے آئے، انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے، پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کھانے دیے، شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک۔ تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں، نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا اس کو۔ لوگ کھڑے ہیں سارے، میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے، مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف، وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں، کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی، بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے، ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا، کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے۔ دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے، خوف زدہ کر کے، بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے، انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈز، ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جانور نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ یہ اور زیادہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں، یہ سپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے۔ مجھے جو کالیں آ رہی ہیں، بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی، کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے، عورتوں کو ذلیل کیا جائے، ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی، ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں، صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سن لیں، اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے، عمران ریاض کے اوپر۔
عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہے، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو، اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی، کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں۔ ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا۔ کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا۔ متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے۔ موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا۔ یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا۔ آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ۔ کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں۔ تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو؟ یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے، ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں، یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں۔ جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے، باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے۔ لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پکڑ کے جیل میں، وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ اور گرمی میں بیچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے۔ ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے۔ لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے؟ لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بنائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے۔ تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی۔ اوکے جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، آج کہا جا رہا تھا آپ کو کوئی 2200 کے قریب دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے، ذرا آپ شیئر کرتے ہیں۔ مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی۔ اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی، تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا، جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا، ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو۔ این آر او خان صاحب اور این آر او دیکھیں، این آر او وہ لیتا ہے
जिसने चोरी की हो। मेरा जितना भी जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे है। नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं किसी, सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको एनआरओ मिलेगा, तो पहली चीज करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई एनआरओ की जरूरत है और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। खान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल से जमात बनाकर इस मकाम पर पहुंचे हैं। अब कुछ खुफिया हाथ, कुछ लोग, साजिश नासिर आपकी मकबूलियत को कम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप इस बुहरान से जमात को निकालने के लिए, इस क्रूशल हालात से निकालने के लिए अब आपका आइंदा का लाहेअमल क्या है? देखिए, ये तो अब 14 महीने हो गए हैं जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया, सियासी पार्टी जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया। अब क्रश करने का मौका। अब दूसरी एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है। ये अकेली ही स्ट्रगल कर रही है। दूसरी, इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के मिलिट्री कोर्ट्स आपके लोगों को ट्रायल किया जाने लगा है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इसे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से। ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल है, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को, यानी ये तो क्या अब गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अक्टूबर में क्रश नहीं हुई और इमरान खान की जीतने की चांस है, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे।
ये बताइएगा कि जब से आप लोग कभी चले और आप अपने प्लान के तहत कि आप भाई सब्जियों से भी निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, हमने देखा है गवर्नमेंट का जो प्लान था वो इस वक्त तक कामयाब हो चुका है कि उनका प्लान तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसमें इस तरह से ये बताइएगा कि अब आप क्या आपको लगता है आपका कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा, अब किसी किस्म का कोई अभी प्लान तो सारे हुकूमत के कामयाब हो रहे हैं, और दूसरा एक पॉइंट जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पीटीआई के साथ, तो क्यों नहीं कोशिश करते कि आप बड़ा बन करके आप आर्मी चीफ से रब्ता करें और उनके साथ मामला देखें, क्योंकि चीज़ें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़ें और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें, देखिए कोशिश करें। देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो। किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने की। मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें, क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकता। ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है। PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को, और उसमें जो हुआ, यानी मुझे हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा है कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान को और PTI को खड़ा कर दें। और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर, तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद की है मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब आप पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा, वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इसमें निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही है, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, तो आप उसमें नहीं है, क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है? दूसरा, जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर बन जाए, तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खास तौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं,
फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं। आप तैयार हैं जाने के लिए? मैं नहीं हूं, मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने अभी सितंबर जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, सितंबर का महीना, फिर नवंबर का महीना भी। तो आपको लग रहा है कि अगर आप नवंबर सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो पाए तो आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है उसमें वो लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी कि पीडीएम या उनके जो सहूलतकार हैं? पता नहीं देखिए, वो तो खैर बहुत दूर है। हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना, ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें, आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं पीटीआई के घरों के ऊपर और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूंगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, वो सबसे ज्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, मैं जो कहना चाहता हूं ना आपको, देखें, जितनी भी ये कोशिश कर लें, ये इस वक्त जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में उनको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज, औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये औरतों से क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो, मिला अपने एक्स एमपीज के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो। मैंने फिर सोचा कि ये जान के दहशत फैला रहे हैं, ये खौफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ देंगे, इससे वो पार्टी छोड़ेंगे। यानी ये तो अपनी, हम मुल्क को, यानी मुल्क की रवायतें, अपना दीन, हर चीज को हम तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज हो कि जी इमरान खान पावर में ना आ जाए। लास्ट क्वेश्चन पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कुछ शवाहिद पीटीआई के खिलाफ इकट्ठे किए हैं, जिसमें शरपसंदी के और वफाकी हुकूमत को भेज दें पीटीआई को कलअदम किया जाए। अगर पीटीआई को कलअदम की तरफ वफाकी कबीना जाती है तो इस पर क्या लाहे अमल होगा? आप पूछ लो लास्ट क्वेश्चन। आ रही है कि पसे पर्दा आपके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं ताकि मामला सेटल करके, जो भी 9 मई को हुआ आपने मुजम्मत भी कर दी, बेशक लेट थी, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने लेट मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीज है, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही जी मुजम्मत। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मुजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की, और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा, वहां तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? पीटीआई का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी। उर्दू टीवी 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।